हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फटाक से 11.1 है या 11.2 है भाई। मुझे तो लगता है ये 11.2 है। जरा एक बार चेक करें क्या, ये 11.1 है या 11.2 है। मुझे लग रहा है 11.2 है, क्योंकि 11.1 तो हम लोग फटाक से कर चुके हैं ना। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11.2 स्टार्ट करेंगे। क्या 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन के फटाक से देखेंगे हम लोग। पूरे के पूरे एक्सरसाइज देखेंगे एक एक करके कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखो जिन बच्चों को एकदम नहीं पता है कि भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है इस टॉपिक। जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ ना, तभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर उसको देख लोगे तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चन जो है ना इसके एक्सरसाइज में, वो सब कुछ आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको इनवर्स और डायरेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ना है तो एक वीडियो बनाई है मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, जो सबसे पहली वीडियो है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन की सबसे पहली वीडियो। इसको देख लोगे तो वहीं से ही आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये चीजें सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंडेड है जिनको बाबू अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन होने की चीकू आगे छी सॉरी हाँ बच्चों। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको मजा आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन ढूंढने के। अब देखो ढूंढने में, अब देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कुछ करवा नहीं रहा है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगवा रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है कि आप बताइए कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। यही आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हैं, सब में आपको पहले समझना है कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको खुद समझना होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और फिर बाद में आपको वहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा। पहले पता करोगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों लग रहा है, क्यों हो रहा है यहां पे, ताकि आपको तो खुद फील हो ना, हाँ भाई साहब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तब आप फॉर्मूला लगाओ। नहीं तो इससे अंट-बंट फॉर्मूला लगा दिया कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा, अरे अपने को तो पता ही नहीं है, चलो इनवर्स प्रोपोर्शन लगा देते हैं। इनवर्स लगाया, आंसर निकाला और पता चला आंसर गलत आ गया, तो फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमको बताना है अब कि कौन कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब हम लोग को पता तभी चलेगा जब हम लोगों ने वीडियो देखी होगी, वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड, हाँ कि ना। और इनवर्स प्रोपोर्शन की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है अलग से, एनसीईआरटी में किस तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शन बताए हैं, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देख लोगे ना इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, फिर अगर आप यहां पे आओगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ये मैं क्यों कह रहा हूं, हर वीडियो में हर क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तब मैं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा छूट जाए जिसको ना पता हो भाई का इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो वो बच्चा देख सकता है। अब देखो यहां पे देखो क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स, अब देखना शुरू करो। कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो जॉब मतलब क्या, कोई काम है, ये बताओ इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। देखो पहली चीज मैं बता दूं, फिर से बताता हूं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है बच्चों कि अगर दो क्वांटिटी होती हैं, दो क्वांटिटी दी गई होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्या ऐसा होता है कि जो चेंज हो रहा होता है इन दो क्वांटिटी में, ये कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, क्या है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दूसरी क्वांटिटी घट रही होती है। क्या बोला मैंने, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही होती है, सेम प्रोपोर्शन में घट रही होती है, ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ध्यान रखना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है ना कि एक क्वांटिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, y के, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है।
बट अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो इनवर्स प्रोपोर्शन कहता है कि यही x क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में कैसे होगा, ये देखो ऐसे होगा, ध्यान से देखो, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, काफी लोग को नहीं पता होगा, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, जो क्वांटिटी होगी, अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ती है तो सेकंड क्वांटिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी क्या होती, ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती थी, ठीक है ना। अगर पहली क्वांटिटी घटती थी तो दूसरी क्वांटिटी भी घट जाती थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब इसमें यहां पे देख ही रहे हो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, ध्यान से देखो, यहां कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखो जॉब में मान लेता हूं गड्ढा खोदने का, ये हमारी जमीन है, जमीन ले लेते हैं, ये भाई साहब जमीन है, फटाक से देखो, ये है एक जमीन है और यहां पे हमको एक गड्ढा खोदना है। क्या करना है, गड्ढा खोदना है, फटाक से देखो गड्ढा खोदना है। यहाँ पे ये जमीन थी और यहाँ पे गड्ढा खोदना है। इस गड्ढे खोदने के लिए ध्यान सुनो, हमको वर्कर्स लगते हैं, क्या लगते हैं, वर्कर्स लगते हैं, ठीक है, और यही जॉब है। अब देखो 15 वर्कर्स जो है, 15 वर्कर्स, सुनते रहो बाबू, सुनते रहो। 15 वर्कर्स क्या करते हैं, इस गड्ढे को खोदने के लिए, ध्यान सुनो, इस गड्ढे को खोदने के लिए हम लोग बना देते हैं, खोदने वाला सामान है, ठीक है। इस गड्ढे को खोदने के लिए ये लोग क्या करते हैं, 4 दिन लगाते हैं, 4 का 5 दिन लगाते हैं, 5 डेज लगाते हैं, 5 डेज लगा देते हैं एक ही गड्ढा खोदने के लिए। कितने लोग लगते हैं, 15 लोग लगते हैं, 15 लोग लगते हैं एक यही वाला गड्ढा खोदने के लिए, ये लोग 5 दिन लगा देते हैं। अगर मैं क्या करूं, वर्कर्स बढ़ा दूं, मतलब अगर 15 की जगह अगर मैं 20 आदमी ले आऊं, 20 मेंस की पावर ले आऊं, 20 वर्कर्स ले आऊं, ठीक है ना, वर्कर्स ले आऊं, तो बताओ मैंने क्या किया, मेंस को बढ़ा दिया। अगर मेंस बढ़ा दे रहे हैं तो डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे, आप ही सोचो। अब काम करने वाले ज्यादा हैं, पहले काम करने वाले कम थे, गड्ढा खोदने वाले पहले क्या थे, कम थे, 15 थे, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, काम करने वालों को ज्यादा बढ़ा दे रहा हूं, तो काम करने वाले ज्यादा हो गए तो काम जल्दी होगा। अब काम जल्दी होगा तो समय क्या होगा, कम होगा। अब समय अगर कम होगा तो मतलब नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डेज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां पे पहला वाला क्या होगा, अगर वर्कर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ा दिया जाए, मैं खुद कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैंने समझा कि यहां पे वर्कर्स की बात हो रही है, उनके वर्क की बात हो रही है, उनके जॉब की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, हाँ कि ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर वर्कर्स को बढ़ा दें तो उनका जो जॉब होगा, जॉब मतलब उनका जो काम होगा, वो काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने गड्ढा खोदने का एक एग्जांपल लिया, तो अगर वही जॉब करने के लिए अगर वर्कर्स को बढ़ा दें, जॉब सेम रखें, तो टाइम क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा, हाँ कि ना, टाइम क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, यस, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहां पे आप रीजन लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब इज इंक्रीजेस, लिख सकते हो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज डिक्रीजेस, ठीक है। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, कह रहा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत गजब की चीज है, काफी बच्चों को नहीं समझ में आती, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। यहां पे एक बहुत ही गजब की चीज ली गई, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिया गया, यूनिफॉर्म स्पीड। अब मान लेते हैं कि ये गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, गाड़ी को मैं अच्छे से बनाता हूं पहले, ठीक है, ये गाड़ी है, फटाक से गाड़ी है, ठीक है ना, फटाक से गाड़ी, फटाक सी मान लेते हैं आप एक बहुत ही गजब सी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, ये आपकी एक मस्त गाड़ी है, ठीक है, इसमें ट्रेवल कर रहे हो, बट इसकी जो स्पीड है, स्पीड, ये ऐसी गाड़ी है, ये एक ऐसी गाड़ी आपने बनाई है, आपने इन्वेंट की है या आपने खरीदी है कि इसकी स्पीड जो रहती है हमेशा एक ही रहती है। एक ही मतलब क्या, कभी चेंज नहीं होती है। मतलब अगर 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 70 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, ना 71 होगी, ना 72 होगी, ना 80 होगी, ना 60 होगी, ना 40 होगी, ना 30, ये इसी रफ्तार से चलेगी। तो इन्होंने ये बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। तो देखो
स्पीड से स्पीड इसका मतलब स्पीड में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हमारी क्वांटिटी स्पीड Q1 नहीं हो सकती, Q2 नहीं होती, स्पीड नहीं हो सकती है। अब किसकी बात कर रहा है? द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, मतलब जर्नी के लिए मतलब घूमने जा रहे हैं, ठीक है ना। टाइम, यहां पे टाइम एक क्वांटिटी हो सकती है क्योंकि टाइम चेंज होगा, टाइम एक क्वांटिटी हो सकती है। दूसरी चीज क्या है? टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। और क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल। अब ध्यान से देखो, ये Q1 हो गया हमारा और ये Q2 हो गया हमारा, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, यही होगा। ये तो स्पीड में चल रही है, फटाक से चल रही है, जर्नी के लिए घूमने गए। अब देखो ध्यान से, ये भाई साहब चल रहे हैं, ये भाई साहब चल रहे हैं 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, देख लो करके ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैं 70 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है। अब बताओ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे जितना समय मैं लूंगा ड्राइविंग करने में, देखो मैं क्या करूं, 2 घंटा मैंने गाड़ी चलाया विद सेम स्पीड, मैंने 3 घंटा चलाया गाड़ी विद सेम स्पीड 70 किलोमीटर के एवरेज, मैंने 5 घंटा गाड़ी चलाया विद सेम स्पीड। तो ये बताओ, जितना ज्यादा मैं समय लूंगा उतना ज्यादा मैं गाड़ी चलाऊंगा, जितना ज्यादा मैं गाड़ी चलाऊंगा उतना ज्यादा मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, हाँ कि ना। जितनी देर तक मैंने 5 मिनट चलाया, 10 मिनट चलाया, 20 मिनट चलाया, तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करूंगा, ज्यादा दूर तक मैं जाऊंगा, हाँ कि ना। समझो बात को, समझो कि सेम स्पीड में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना। 70 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रही है, विद अ कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है। तो जितना ज्यादा समय लूंगा मैं ड्राइविंग करूंगा, जितना ज्यादा मैं ड्राइविंग करूंगा, समय जितना लूंगा उतना ज्यादा मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, हाँ कि ना। तो यहां पे एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ना कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो एज द टाइम इंक्रीजेस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ जर्नी ऑल्सो इंक्रीजेस, हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज कर सकते हो, बिकॉज टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, बिकॉज इफ लिखोगे, if यहां पे लिखोगे if the time taken for a journey increases, रीजन में लिखोगे increases, the distance and हटा देना, the distance traveled also increases in a uniform speed। ये हो जाएगा आपका रीजन। if the distance taken for a journey increases, ये हटा दोगे, the distance traveled also increases in a uniform speed, ठीक है ना। चलो आप आते हैं तीसरे पे, कह रहा है एरिया ऑफ अ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। अब देखो ध्यान से, ये बहुत ही गजब है। अब ये बताओ, आपका जो गांव है या आपके पिताश्री का जो गांव है, जिस गांव में आप लोग रहते हो, ठीक है, उस गांव में मान लेते हैं आपके पास लैंड है, कल्टीवेशन करते हो आप, ठीक है। नाना दादा नानी जो भी हैं उनके पास एक लैंड होगी मतलब जमीन होगी, लैंड, जहां पे वो लोग क्या करते होंगे? खेती करते होंगे, एग्रीकल्चरिंग करते होंगे। तो मान लेते हैं कि इतनी जमीन है आपके पास कल्टीवेशन करने की, क्या है? कल्टीवेशन करने की, खेती करने के लिए। अब जितनी ज्यादा जमीन हो, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, हाँ कि ना। अब यहां पे आप लोग उगाते हो, सब कुछ उगाते हो, ठीक है, यहां पे उगाते हो, इतनी एरिया में उगाते हो, तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ इतने ही एरिया का क्रॉप मिलता है। क्रॉप मतलब क्या? जो भी आप गेहूं चावल कुछ भी उगाओगे, इतने ही एरिया में उगाओगे, हाँ कि ना। तो आपको इतने ही एरिया का क्या मिलेगा? क्रॉप्स मिलेंगे। जब आप लोग हार्वेस्ट करोगे, मतलब कटाई करोगे अपने फसल की, तो इतने ही एरिया का मिलेगा। बट अब देखो, मेरे पास लैंड है और क्रॉप हार्वेस्टेड है, हार्वेस्टेड मतलब जो हम लोग क्रॉप काट के लेंगे, तो जो जितने एरिया में बोगे उतना ही मिलेगा। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं मतलब लैंड बढ़ा दूं, मतलब देख रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, Q1 मेरा एक पहला क्वांटिटी लैंड है, अगर मैं लैंड को बढ़ा दूं, मतलब बड़ा कर दूं, तो क्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा एरिया में उगेगा। और अगर ज्यादा एरिया में उगेगा तो जब क्रॉप बन के तैयार हो जाएगा अच्छे से, तो जब मैं उस क्रॉप को काटूंगा आगे ना, तो हमको ज्यादा मिलेगा। पहले हो सकता है इस वाले में हमें
1 कुंटल, एक मान लेते हैं इसमें 10 कुंटल या 20 कुंटल मिल रहा था चावल, अब हमको क्या मिल रहा है यहां पे 50 कुंटल चावल मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा हो गई है, खेती करने की जो जगह है वो ज्यादा हो गई। अब ये बताओ, आप जो खेती कर रहे होगे वो उससे जो आ रहा होगा वो अलग आ रहा होगा, और जो पूरा गांव मिलकर खेती कर रहा है वो बहुत ज्यादा लैंड पे कर रहे हैं सब लोग, हाँ कि ना? तो वो लोग एरिया बढ़ गई, तो जो कुंटल आ रहा है वो तो अब बढ़ गया। अब क्या होगा, कुंटल क्या होता है सर, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, बस इतना याद रखो कि छोटे से एरिया में, छोटे से पुद्दू से एरिया में अगर आप कल्टीवेशन करते हो, मान लेते इतने में कर रहे थे तो आपको कम अनाज मिलता खेती होने के बाद, बट अगर आप ज्यादा एरिया में करोगे तो आपको ज्यादा अनाज मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना? ज्यादा एरिया में अगर आप कल्टीवेशन करोगे तो आप हार्वेस्ट जब करोगे तो आपको क्रॉप ज्यादा मिलेगा। मतलब एक क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो क्रॉप होगा, क्रॉप वो भी इंक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज करो तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। मतलब यहां पे लिखोगे नो, यहां पे लिखोगे क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन यहां पे लिखोगे, पहला तो हो गया, दूसरा ये हो जाएगा नो इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, हाँ कि ना? ये लिखोगे इनवर्स प्रोपोर्शन, ये वाला दूसरा वाला है, और ये तीसरा वाला भी कहोगे नो इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज देखो रीजन कैसे लिखोगे, बिकॉज इफ, यहां पे लिखोगे बिकॉज इफ द एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड increases, because if the area of the cultivated land increases, यहां पे लिखोगे increases एंड हटा दोगे, increases, the crop cultivated is also increases, जिसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये किसमें है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना? चलो अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। फिक्स जर्नी का मतलब होता है कि अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब ध्यान सुना, फिक्स जर्नी का मतलब होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस मतलब क्या, अगर मैं मान लूं ये आपका घर है, मान लेते हैं ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर का पॉइंट है, पॉइंट ए है, यहां से लेके आपको पहुंचना है आपके नानी के घर। कहां पे पहुंचना है, नानी के घर, मतलब मान लेते हैं ये नाना है, नानी का घर, ठीक है? तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कभी बदलने वाली तो है नहीं, कांस्टेंट रहेगी। वो अलग बात है, रास्ता वास्ता चेंज हो गया वो अलग बात है, बट जो जैसे जाते हो नॉर्मली जो जाते हो आप, उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। अब नानी के घर को छोड़ के अगर आप दादा के घर जा रहे हो, हाँ कि ना, तब हो सकता है, बट अपना यहाँ पे क्या है, अपना यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी जो है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें फिक्स जर्नी करनी है, सिर्फ यही एक जर्नी करनी है और कोई जर्नी नहीं करनी। तो हम मान के चलते हैं कि जो ए और बी के बीच में जो पॉइंट है, आपका घर जो है, आपका जो होम है, वहां से लेके आपके नानी दादा जो भी आप लेना चाहो, चाचा मामा जिसका भी आप घर लेना चाहो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, एक ही लोग का लेना, सबका नहीं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि फिक्स जर्नी है, ठीक है ना? कह रहा है टाइम टेकन, अब कह रहा है टाइम टेकन मतलब समय कितना लेगा। पहले हो गया हमारा टाइम मेरी पहली क्वांटिटी हो जाएगी Q1, फिर है एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, अब हो जाएगी दूसरी, क्या होगी, स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड। तो हम पहले स्पीड ले लेते हैं तब मजा आएगा समझ में। स्पीड हम लोग ले लेते हैं, स्पीड हो गया हमारा Q1 और हमारा टाइम ले लेते हैं Q2। अब ध्यान से देखना तब अभी मजा आएगा आपको। तो हमारा पहली क्वांटिटी होगी स्पीड और टाइम हो गया हमारा Q2। और क्यों हमने डिस्टेंस को नहीं लिया एज अ डिस्टेंस को मैंने क्यों नहीं लिया क्वांटिटी, क्योंकि बच्चों, क्योंकि हमारा जो फिक्स जर्नी जब बोल देता है तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाती है, ऑब्वियस ही बात है, कांस्टेंट हो गई। और क्योंकि यहां पे आप देख ही सकते हो आप टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, तो टाइम लिया जा रहा है तो टाइम वेरी कर सकता है, क्योंकि टाइम डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम होगा। कैसे, अभी देखो,
अब मैं मान लेता हूं आपके पास एक मोटरसाइकिल है, फटाक से देखो मोटरसाइकिल एकदम टार्जन ले लो या फिर धूम ले लो, जो ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है स्पीड ऑफ द व्हीकल, पहले स्पीड क्या था, कांस्टेंट थी, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा था। बट यहां पे अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हो, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हो, सोचो सोचो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हो तो भंग 60 किलोमीटर की रफ्तार चल रहे हो, ठीक है, और आपको इतना ही ट्रेवल करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर आप 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हो तो मान लेते हैं आपको 2 घंटा लग रहा है, 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 2 आवर्स लग रहा है। बट आपको अब जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो अब आप क्या करोगे, एक्सीलरेटर बढ़ाओगे, मतलब स्पीड बढ़ाओगे। अब स्पीड बढ़ाओगे तो 60 से मैं मान लेता हूं 100 कर दिया, आप कभी करना मत, ठीक है। आप क्या कर दिए, 100 कर दिया, कर दी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बहुत तेजी से जाओगे, मतलब पूरा कृष्ण बनते जाओगे, करते जाओगे, सुपरमैन बन जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि? तो अब आप क्या हो, मान लेते हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हो, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की रफ्तार से। तो अब क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आपको जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, मतलब स्पीड को बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, तो जो समय लग रहा है वो कम लगेगा नानी के घर पहुंचते हैं। मतलब अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलोगे तो नानी के घर जल्दी पहुंच जाओगे। अगर आप 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलोगे तो आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे अब यहां पे आप कह सकते हो यस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, रीजन कहोगे इफ द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी increases, that means the speed of the vehicle also increases, ठीक है ना, या फिर हाँ कि ना, समझ में आ गया ना। तो ऐसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे if the time taken for a journey, for a fixed journey increases, अगर टाइम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, the speed of the vehicle also increases, हाँ कि ना, speed of the vehicle is also इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस बाबू, क्योंकि जब टाइम बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, व्हीकल की स्पीड कम कर दी है। मतलब क्या है, टाइम अगर बढ़ रहा है, टाइम अगर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप स्पीड को कम कर रहे हो, तभी तो आपको नानी के घर जाने के लिए समय ज्यादा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप स्पीड को क्या करो, स्पीड को बढ़ा दे रहे हो, अगर आप स्पीड बढ़ा दे रहे हो तो नानी के घर जल्दी पहुंच जाओगे, इसका मतलब टाइम आपका क्या लगने लगेगा, कम लगने लगेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है, नानी के घर जाना है तो स्पीड बढ़ा देनी है, स्पीड बढ़ानी है, बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना, टाइम कम लगेगा। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी बढ़ा रहे तो दूसरी घट रही है, समझ में आएगी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें लिखना रीजन, यहां पे लिखोगे यस इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज इफ द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी इंक्रीजेस that means the speed of the vehicle decreases, और फिर और लिख सकते हो, अगर डिक्रीज में लिखना है कि इफ द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी डिक्रीजेस, कम कर दे रहे हो अगर टाइम को, दैट मींस द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेस। अगर समय कम लग रहा है इसका मतलब आपने स्पीड बढ़ा दी है, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो आपने स्पीड घटा दी है, ठीक है ना। अब आते हैं, इस पे आते हैं, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया लैंड पर पर्सन। अब ये वाला बहुत गजब की चीज है, इसको भी मैं बता देता हूं कि अब देखो, अब मान लेते हैं कोई कंट्री है, एक कंट्री है, इसमें यहाँ पे सब लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, इस एक कंट्री में 10 लोग रहते हैं, ठीक है ना। और इस कंट्री के पास, मान लेते हैं ये कंट्री है हमारी, इस कंट्री की पूरी एरिया क्या है, 100 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो 10 लोग हैं उनके पास कितनी लैंड आएगी। मैं मान लेता हूँ सबके पास इक्वल लैंड मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ, तो यहाँ पे सबके पास कितनी आ जाएगी, 100 को डिवाइड कर दोगे,
10 से, तो सबके पास 10 मीटर स्क्वायर लैंड होगी, सबके पास 10 मीटर स्क्वायर लैंड होगी। बट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर मैं पॉपुलेशन बढ़ा दूं, पॉपुलेशन क्या करूं मैं बढ़ा दूं, अब देखो यहां पे 10 था, अब मैं 20 लोगों को ले आऊं, ये कंट्री की पॉपुलेशन में बढ़ा दूं, 20 लोगों को ले आऊं, और कंट्री का लैंड तो सेम ही रहेगा, अब उसको थोड़ी ना बढ़ा दोगे, अगली वाली जो कंट्री होगी उसके मार धाड़ के अपनी अपनी बढ़ा थोड़ी ना दोगे एरिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, अपने को वो सब नहीं करना, अपना जो कंट्री है वो उसकी जो लैंड है, उसकी जो बाउंड्री है वो तो एकदम सेम रहेगी। जैसे हम लोग की देख लो, इंडिया को देख लो, उसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंट्री की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो जो लैंड होगी उसकी कमी आएगी। करके देखें क्या सबके पास कितनी कितनी लैंड आएगी। अब देखो 100 है, 100 लैंड फिक्स है, 100 मीटर स्क्वायर है मान लेते हैं, तो अब पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई, 20 हो गई। अब एक चीज बढ़ा रहे हैं और ये भाई सब हमारी फिक्स ही रहेगी, लैंड तो हमारी फिक्स रहेगी, बट पर पर्सन लैंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये जीरो कट गया और 225 था, मतलब 5 मीटर स्क्वायर। अब सबको कितनी मिलेगी, 5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 10 था, जब 10 पीपल्स थे तो सबको कितनी लैंड मिल रही थी, 10 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। बट अब जब ये पीपल्स बढ़ गए तो अब कितनी सबको मिलने लगी, कम हो गई, 5 मीटर स्क्वायर। तो देख रहे हो एक क्वांटिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी कर रहे हैं इंक्रीज, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, 10 से 5 हो जा रही है, मतलब डिक्रीज हो जा रही है। तो यहां पे देख रहे हो कि अगर पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है किसी कंट्री की, लैंड सेम है, तो पर पर्सन हर व्यक्ति को जो लैंड मिलेगी रहने के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर आपके घर में एक चॉकलेट है और उसको खाने वाले आप हो और आपका भाई है या आपकी बहन है, ठीक है, 2 ही लोग हैं मान लेते हैं, आप हो या आपकी बहन है, ठीक है, तो वो क्या होगी, 2 लोगों में बढ़ जाएगी, हाँ कि ना। बट अगर वही चॉकलेट को खाने के लिए आप हो, आपका छोटा भाई हो, आपकी बहन और आपकी बड़ी बहन हो, तो 4 लोग हो गए ना, तो उसी चॉकलेट को खाने के लिए क्या होगा, सबको तोड़ के थोड़ा दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि सबको मिले थोड़ा, ठीक है। हालांकि आप सबसे छोटे होगे तो आपको पूरी दे देंगे, वो अलग की बात है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो छोटा होगा उसको दे दिया जाएगा, बड़े को कहा जाएगा थोड़ा सब्र करो तुम, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से इसे रब कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका आप लिख सकते हो, यस इट इज इन डायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों, बिकॉज इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज, if the population of a country increases, that means the area of a land per person decreases। क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी घट रही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यार बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा था बट इंपॉर्टेंट था इस एक्सरसाइज को पूरा स्टार्ट करने से पहले इसे समझने के लिए, क्योंकि अब जब आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब करोगे ना, तो वहां पे अब आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आगे फर्दर प्रोसीड कर पाओगे, उसे सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर समझोगे नहीं कि भाई साहब ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में दिया है, तब तक आप उसमें वो फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि लगा दोगे और पता चला ऐसे ही लगा दिए भाई साहब, ऐसे ही लगा दिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों लगाए, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, एग्जाम में उल्टा फुल्टा करके डायरेक्ट और इनवर्स दोनों साथ में दे देगा, तो जहां इनवर्स लगाना चाहिए वहां डायरेक्ट लगा दोगे, जहां डायरेक्ट लगाना चाहिए वहां इनवर्स लगा दोगे, तो फट से पूरा सब खत्म कहानी, गई भैंस पानी में, पूरा का पूरा एकदम। तो वो जो आप पढ़ोगे ना तो वो काला अक्षर भैंस बराबर आपके लिए लगेगा, ठीक है ना, तो एकदम समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे नहीं करना है, सारी वीडियो देखना है आपको ताकि आपको समझ में आए, अंधाधुंध काम नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखोगे, पहली वीडियो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो पहली वीडियो देखोगे आप, साथ ही साथ आप क्या करोगे, इनवर्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की भी सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहो तो उसको देख के, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज पढ़ाई गई वो चीज मैंने वहां पे बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।